तो किस तरह से ये बदलाव का बजट है, इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ एक बेहद ही खास पैनल इस वक्त जुड़ गया स्टूडियो में। आइए तारुफ आपका करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी भी जुड़ गए हैं। अग्निहोत्री जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। और विक्की खोंगल, कांग्रेस प्रवक्ता। खोंगल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो सुरेंद्र शर्मा जी, आपके पास आ जाती हूँ और क्यों ना मैं आपसे ये सवाल कर लूं कि इस बजट से जो उम्मीदें की जा रही थी, क्या उस पर सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कितनी खरी उतरी? यह बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा निर्मल मन से जनता के मन को मोहने वाला बजट है। यह बदलाव का बजट है कि आत्मनिर्भर भारत का बजट है। बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, भोजन में सुगंध और जीवन में आनंद लाने वाला ये बजट है। देश के हर हिस्से की उन्होंने चिंता की, हर तबके की उन्होंने चिंता की है। चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो तो वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च सरकार करेगी। स्वास्थ्य का बजट पहली बार 137% बढ़ा है। यानी 2,38,000 करोड़ का जो बजट हुआ करता था, 94,000 करोड़ का जो बजट हुआ करता था, अब वो 2,38,000 करोड़ का बजट स्वास्थ्य पर सरकार ध्यान दे रही है। यानी स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ भारत, सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत, इस तरफ उन्होंने सोचा है। अधोसंरचना पर ध्यान दिया है। सड़कों का जाल बिछेगा, रेल के लिए उन्होंने सोचा है। इस प्रकार जनता को सब प्रकार से नए स्कूल खुलेंगे, शिक्षा आयोग बनेगा। यानी जहां कहें तो सबके मन को मोहने वाला बजट है। अभी मैं देख रहा था कि सोना चांदी पर भी टैक्स में छूट होगी, तो महिलाओं के लिए भी प्रसन्नता देने वाला है। सब प्रकार से सर्व समावेशी, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापक, जिसको हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने वाला ये बजट है। पेट्रोल डीजल शतक निश्चित तौर पर वो एक विषय है, उस पर सरकार विचार कर रही है। उसके लिए पेट्रोल के विकल्प भी तलाशने होंगे। और एक बात आपने देखा होगा, पेट्रोल से मुझे जाना है पर्यावरण को लेकर, जो कंडम वाहन है, जो पुराने वाहन हो चुके हैं, जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। टैक्स का बताइए, दो तरह के टैक्स देने पड़ते हैं। सेंट्रल भी लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है। दो तरह के टैक्स, कहीं तो रियायत दे दीजिए। नहीं, निश्चित तौर पर टैक्स मैंने कहा सरकार विचार कर रही है। पेट्रोल जरूरत भी है, उसके लोग उपयोग भी करते हैं, पर कैसे उसका सदुपयोग हो इस बारे में सरकार विचार कर रही है। जैसा मैंने कहा कि पेट्रोलियम के विकल्प क्या हो सकते हैं, उस तरफ हमको जाना पड़ेगा, तब उस समस्या का समाधान हो सकता है। मतलब शर्मा जी का कहना है कि अगले जब नेक्स्ट सेशन में जब बजट आएगा तब तक जरूर विचार कर लिया जाएगा। अग्निहोत्री जी, जो देश को ये जो आर्थिक टीका आज लगा है और जिस तरह से इस आर्थिक टीके को लगाया है, निर्मला सीतारमण हमारी देश की वित्त मंत्री हैं, तीसरा ये बजट उन्होंने पेश किया, इस पूरे आर्थिक टीके को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राष्ट्र काफी दबाव में अर्थव्यवस्था इस समय कोविड-19 के कारण, जो पैंडेमिक के कारण जो स्थितियां बनी हैं, खास तौर से आर्थिक क्षेत्र में, तो बहुत ज्यादा सरकार के ऊपर दबाव था। 5 मिनी बजट के बाद आज एक फुल फ्लैश बजट पेश किया गया है। न केवल दबाव था, बहुत ज्यादा चुनौतियां भी थी आर्थिक क्षेत्र में। जिस तरह से पूरी दुनिया इस समय अर्थव्यवस्था को लेकर के चिंतित है, लेकिन एक अच्छा संकेत भी है जो कल जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया लोकसभा में सरकार के द्वारा, उसके बारे में एक अच्छी भारत के लिए IMF की टिप्पणी आई है। उन्होंने कहा है कि जो प्रोजेक्शन आर्थिक सर्वेक्षण में भारत ने जो पेश किया है वो काफी सकारात्मक है और उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। लेकिन इतने दबाव का ये बजट था निर्मला सीतारमण का, यह इससे नजर आता है कि जो एक कानूनी बाध्यता है कि आप GDP का 3% से ज्यादा जो है वो फिस्कल डेफिसिट नहीं रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने 2023-24 तक ये छूट प्राप्त की और उसके लिए शायद कानून में संशोधन भी किया जाएगा कि 9.6 तक फिस्कल डेफिसिट जो है वो इस साल रहने की उम्मीद है, जो कि GDP का 3% रहना चाहिए था। अग्निहोत्री जी, आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर सुमित शास्त्री जी हैं, जुड़ गए, अर्थशास्त्री हैं। शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। शास्त्री जी, देश को आज आर्थिक टीका लग गया है, क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से अर्थशास्त्र को समझते हैं। इस टीके को आप कितने नंबर दे रहे हैं? 7.5 दे रहा हूँ। आप इसको कैटेगराइज भी कर दीजिए। 7.5 आपने मार्क्स दिए, तो मतलब किस बेस पे? 7.5 देने का मेरा कारण ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से काफी अच्छे अनाउंसमेंट है आज।
देश को जो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रो करना है उसके लिए भी काफी सारे अच्छे अनाउंसमेंट हैं। लेकिन कॉमन पीपल, बिजनेसमैन, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनके लिए कुछ खास इस बजट में दिखाई नहीं दिया जी। तो जो आज की डेट में जो हम लोग आम आदमी के लिए बात कर रहे हैं कि जो बेचारा मरा जा रहा है सारी चीजें अपनी मैनेज करने के लिए, लेकिन वो मैनेजमेंट के लिए उसके लिए कोई पैकेज ऐसा जिसमें नहीं दिखा। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो काफी अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ेगा तो ओवरऑल इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, इसलिए मैंने उसको 7.5 रखा है कि जो 2.5 कम है वो जो देश की आम जनता है उसका थोड़ा सा ध्यान रखा जा सकता था, वो नहीं रखा है जी। और जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2021-22 को जब वो पेश करने के साथ ही हमने देखा है कि बीएसई के बेंचमार्क और सेंसेक्स में किस तरह से उछाल आया, 1000 अंकों की बढ़त यहाँ पे देखने को मिली। ये तो ऑब्वियस था बढ़ना, क्योंकि जब आपका देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा, एफडीआई इंक्रीज किया है जैसा कि इंश्योरेंस सेक्टर में और भी सारे सेक्टर्स में, जब फॉरेन का इन्वेस्टमेंट आएगा, एफआईआई का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मार्केट तो ग्रो करेगी। यहाँ पे 3 सालों में 7 टेक्सटाइल पार्कों को स्थापित किए जाने का प्रावधान यहाँ पे किया है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? मूव तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो धरातल पे कितना जल्दी आ पाएगा और वाकई में आ पाएगा कि नहीं, वो थोड़ा डाउट है कि 3 साल में हमारे यहाँ इंडिया में हमने इतना जल्दी मूवमेंट देखे नहीं है, तो वी डाउट कि वही कितने ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटीज आएंगी उसको देखना जरूरी है। जी। और जिस तरह से एनर्जी सेक्टर में नया फ्रेमवर्क तैयार किए जाने का जिक्र किया गया है, इससे कितना लाभ यहाँ पे मिलेगा? कमेंडेबल है। एनर्जी सेक्टर का रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है इंडिया में, क्योंकि अभी हम लोग सारे के सारे जो डिपेंडेंट है वो गल्फ कंट्रीज के ऊपर सिर्फ फ्यूल और सभी चीजों के लिए डिपेंडेंट है। सोलार और बाकी चीजों का जो जिक्र किया मैडम ने वो बहुत अच्छा है, कमेंडेबल है, उससे काफी फर्क पड़ेगा। सुमित जी, अगर हम बात करें विनिवेश को लेकर बात करें तो विनिवेश से यहाँ पे कितनी उम्मीदें की गई हैं, क्योंकि 1.7 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पे की गई है। वाकई में आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो बेहतर है, और अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो फिर क्या, क्योंकि सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने भी जा रही है, हम पहले से ही ऑलरेडी कर्जे से जूझ रहे हैं, जीडीपी भी हमारी माइनस में चल रही है। मीनवाइल अब बताइए कि क्या कुछ और विकल्प? डिसइन्वेस्टमेंट को तो मेरे हिसाब से अभी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं था। डिसइन्वेस्टमेंट की जगह हमें ये देखना चाहिए था कि हम और उन सेक्टर्स को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते थे, सो दैट कि उनकी कमान देश के हाथ में रहे। जितना ज्यादा हम मल्टीनेशनल्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स को रूट एक प्रोवाइड करेंगे, कहीं ना कहीं ये जब डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो विदेशों का पैसा वापस आएगा ही आएगा, और जब विदेशी इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे तो थोड़ा तो हमारा कंट्रोल जाता है। तो मेरे हिसाब से उसको डिसइन्वेस्टमेंट में ना जाके बजाय इसके कि हम खुद स्ट्रेंथन करते अपने रिसोर्सेज, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा कर ही रहे हैं, सारी चीजें हम बढ़ा रहे हैं, तो हम अपने रिसोर्सेज के थ्रू हम भी खुद भी कर सकते थे। तो इंस्टेड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, मुझे डिसइन्वेस्टमेंट कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया जी। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं। नमस्कार अग्निहोत्री जी। नमस्कार सुमित जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जनवरी में जो जीएसटी का जो फिगर आया है 1,20,000 करोड़ रुपए, ये एक लैंडमार्क है मेरे ख्याल से। इसको सस्टेन करना आपको लगता है कितना मुश्किल होगा? मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन 1,20,000 क्या है कि ये जो हायर नंबर ऑफ कलेक्शन हम दिसंबर और जनवरी में देखे हैं, ये इस कारण से है कि जो कोविड के पीरियड में कई सारी चीजें रुकी हुई थी वो सब रेगुलराइज हुई हैं जी। ये रेगुलराइजेशन के कारण कलेक्शन जो है वो बढ़े हुए हैं। ये धीरे धीरे आगे आने वाले 1-2 महीने में थोड़े सेटल होंगे, मतलब सस्टेन कर पाएगा क्या 1,20,000 करोड़ का कलेक्शन? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, सेटल होने का मेरा मतलब वही है कि ये धीरे धीरे रिड्यूस होके एक नॉर्मल रेंज में आएंगे। जी। विकी जी, आपका कोई सवाल सुमित जी से? सुमित जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि 1,30,000 करोड़ रुपए के जो जीएसटी कलेक्शन को सरकार अपनी पीठ थपथपाती हुई दिखाई दे रही है, क्या इस कलेक्शन को इस बात से जोड़ के नहीं देखा जा सकता कि जनता को आखिर इस कलेक्शन से क्या लाभ हुआ है? जनता पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस की मार लगातार जारी है, तो क्या 1,30,000 रुपए 1,30,000 करोड़ का जो कलेक्शन है,
क्या वो 1,30,000 करोड़ का पैकेज जनता की जेब से ही लूटा हुआ पैसा नहीं है, जिसके अंदर इस बजट के अंदर भी जनता को कोई लाभ देने का प्रयास नहीं किया गया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसीलिए मैंने 2.5 नंबर काटे हैं। जो मैंने शुरुआत ही मैंने किया कि मैं 2.5 नंबर इसलिए काट रहा हूँ कि सारी जगह के कलेक्शंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लान हैं, सारे प्लान हैं, लेकिन आम जनता के ऊपर जो थोड़ा सा बर्डन कम करने का प्लान आने चाहिए थे, टैक्सेशन बेनिफिट्स आने थे, प्राइजेस, फ्यूल और के प्राइजेस को लेके कुछ रिलैक्सेशन आने चाहिए थे, वो सारे गायब हैं। तो वो तो एक तरफा हो गया, आपके पास कलेक्शन आ गया, आपने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिया, लेकिन कॉमन पीपल तो अभी भी वही मुंह देख रहा है सरकार का कि भाई हमारे लिए तो कुछ दिखा नहीं इसमें। बहुत शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। विकी जी, आपके हिसाब से तो बजट मतलब वही है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मोदी सरकार से, केंद्र की मोदी सरकार से अब जो है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की उम्मीद भारतीय जनता और देश की जनता को अब छोड़ देनी चाहिए। लगातार पिछले 7 वर्षों से हम लोक लुभावन वादे, लच्छेदार पैकेजिंग के अंदर लिपटी हुई इनकी जो है लोक लुभावन घोषणाएं और इनकी लच्छेदार बातें हम सुनते आ रहे हैं। इस बार का बजट सबसे महत्वपूर्ण भारतीय नागरिक के लिए इसीलिए था मैम, क्योंकि यहाँ इस बार का बजट जो है अर्थव्यवस्था को, जो कोरोना के कारण बेपटरी हुई, डिरेल हो चुकी हमारी अर्थव्यवस्था है, उसको वापस से पटरी पर लाने के लिए और उसको तेज रफ्तार देने के लिए इस बार का बजट था और उसको रिफ्यूल करने के लिए इस बार का बजट था, लेकिन कहीं से वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको आज -23% से पहली तिमाही में और अब -7% से दूसरी तिमाही में हम लोग माइनस में ग्रोथ किए। मैं मानता हूं कि कोरोना महामारी के कारण पटरी से डीरेल हुई है, लेकिन क्या कारण है कि पूरे विश्व के अंदर भारत की एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था थी जो प्रगतिशील देश थे उन देशों के अंदर जो -24%, 23.9% डीरेल हुई, माइनस में जाकर जिस अर्थव्यवस्था ने को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। कांग्रेस पार्टी लगातार डायरेक्ट कैश ट्रांसफर न्याय योजना जिसकी हम बात किया करते थे, हम उसकी बात कर रहे हैं। लगभग 35 से 40% हमारे जो गरीब तबके का और हमारा लोअर इनकम ग्रुप का जो हमारा भाई है, गरीब भाई जो है हमारा, वो परिवार का संचालन करने में जब असमर्थ था, तो हमने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर देने की बात सिर्फ इसलिए की थी कि हम इकोनॉमी को नीचे के तबके से जब उसके अंदर हलचल पैदा होगी और नीचे की इकोनॉमी रिवाइव होगी तो वो पैसा बढ़ता हुआ ऊपर तक आएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी जिससे लाभ मिलेगा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमारी औद्योगिक विकास दर 0 पे पहुंच गई थी, उसमें कहीं ना कहीं हलचल पैदा होगी और उसको एक रिफ्यूलिंग बूस्टर एनर्जी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं जॉब्स की, यदि मैं युवाओं का प्रतिनिधित्व करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से, तो मैं युवाओं की बात भी कर लेता हूं कि जॉब्स को लेकर हमारे रोजगार देने वाले जितने सेक्टर हैं, आज उनकी जो मध्यम गति से नीचे वो लोग आज चल रहे हैं। लेकिन विक्की जी, इतने लंबे वक्त तक, काफी लंबे वक्त तक कांग्रेस पार्टी ने ही देश पे राज किया है और प्रतिनिधित्व किया है। इतने लंबे वक्त तक आप लोग भी सरकारी ढर्रा सुधार नहीं पाए और आपके ही तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपए भेजता हूं तो पहुंचते 25 पैसे ही उस जो व्यक्ति है उसको उस 25 पैसे का ही लाभ मिल पाता है, 75 पैसा बीच में ही गायब हो जाता है। इतने लंबे वक्त में अगर आप लोग देश का ढर्रा अगर सुधार लिया होता, सरकारी ढर्रा सुधार लिया होता, तो शायद आज प्राइवेटाइजेशन की नौबत ही नहीं आती। एलपीजी इसलिए आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया किस लिए? इसलिए ही आया ना। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय में, जब कालांतर में आप पीछे गई हैं तो 2014 पे आ जाइए कि जब इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी को 23 लाख करोड़ की इकोनॉमी के साथ में विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का जिम्मा भारत की जनता ने बड़ी प्यार, मोहब्बत, आशाओं और अभिलाषाओं के साथ में सौंपा था। आज इस बात को समझने की आवश्यकता है कि 2012 से लेकर 2004 से लेकर 2012 और 13 तक के काल को IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेकर ऑक्सफोर्ड की जितनी रिपोर्ट्स आई हैं, सारी रिपोर्ट्स के अंदर देश के इकोनॉमी का, देश की अर्थव्यवस्था का स्वर्णिम काल माना गया था। यह हमारी उपलब्धि ही थी कि कहीं ना कहीं हम देश के कंधे से कंधा मिलाकर विश्व के साथ बराबरी करने का प्रयास कर रहे थे। आज जो समस्याएं उत्पन्न हुई है कोरोना के बाद में, यदि इस पर विचार करेंगे तो 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा ही आज
के रिकॉर्ड्स नहीं कह रहे, 2018 के बाद से लगातार जो है हम लोग जॉब मार्केट को वापस से रिवाइव करने में कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि इकोनॉमी को रिवाइव करने के जो स्टेप्स हम लोग देखना चाह रहे थे इस बजट के अंदर, कहीं ना कहीं वो बूस्टअप पैकेजेस की कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का सीधा सीधा आरोप है। अग्निहोत्री जी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में कहा है कि एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% किए जाने का प्रावधान है। कैसे पॉसिबल होगा और कितना सक्सेस रहेगा? देखिए, ये उन्होंने इंश्योरेंस के क्षेत्र में जो है एफडीआई को बढ़ाने की बात की है, और इंश्योरेंस के क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने की उन्होंने बात करने के साथ साथ ये भी कहा है कि उसमें मेंबर्स जो हैं, जो कंपनी है, जो भी आपको रोकना चाहूंगी, जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बिजनेस और ये 1 कार्ड 1 राशन कार्ड का जो ये है वो सारे गरीब मजदूर। बजट आ चुका है, पहली प्रतिक्रिया किस तरह की है, कैसा बजट आप नजरों में है? मुझे लगता है कि यह बजट कोरोना जैसी महामारी के बावजूद, जिससे पूरा विश्व प्रभावित हुआ है और अर्थव्यवस्था पूरी गड़बड़ाई, उसके बावजूद जो बजट आया है और सभी वर्गों का इसमें विशेष तौर से ध्यान रखा गया है, यह जनहित का बजट है और सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। तो स्वास्थ्य को लेकर भी काफी जो है बढ़ोतरी की गई है, पिछले बार की अपेक्षा हम देखें तो बहुत बड़ी बढ़ोतरी है और मुझे लगता है कि यह बहुत आवश्यक था। उनने बहुत गंभीरता से इस बात को लिया है सरकार ने। 135% बढ़ाना पिछले बजट की तुलना में यह वास्तव में और आवश्यकता थी, और निश्चित रूप से हम वित्त मंत्री सीतारमण जी का हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इस पर अभी विशेष ध्यान दिया। सर, केंद्र का बजट पेपरलेस आया है, क्या मध्य प्रदेश में बजट आने वाला है ये भी पेपरलेस? कोशिश कर रहे हैं जी। तो बात करने के लिए तो ये थे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा। आपको उनका कहना है कि जो बजट है वो देश हित में है और इसमें कहीं ना कहीं देश निर्माण के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। कैमरा पर्सन नंदन के साथ अतुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस भोपाल। अग्निहोत्री जी, 100 में से 100 नंबर 100 में से 100 नंबर तो नहीं है। नहीं, जगदीश देवड़ा जी मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री दे रहे हैं कि भाई बजट सबके हिसाब से आया है, बहुत अच्छा बजट है। नहीं, उनको तो देना ही है 100 में से 100 नंबर। जिस प्रकार से सुमित जी कह रहे थे कि 7.5 नंबर दूंगा, यदि आप मुझसे पूछेंगी तो मैं 6 ही नंबर दूंगा, क्योंकि जिस तरह से बजट का प्रोजेक्शन होना चाहिए, जिस तरह से इस समय, क्योंकि देखिए आपने 5 मिनी बजट देखे, फुल फ्लैश बजट नहीं देखे। ये पहला फुल फ्लैश बजट है, वो भी कोविड-19 के समय में सरकार लेकर के आई है। तो पहले बजट से बड़ी उम्मीदें थी कि सरकार इस तरह की कोई कोशिश करेगी। देखिए, हेल्थ के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की है, जो कि की ही जानी चाहिए थी। इस समय किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है कृषि बिलों को लेकर के। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उनको प्रोजेक्शन करना ही था, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से इस समय रोजगार की बातें हैं, नौजवानों की बातें हैं, उनको रोजगार देने की तरफ बजट में ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं दिखता। और मुझे तो लगता है कि जो सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, उनमें जो विनिवेश का जो प्रस्ताव 74% का जो लेकर के आए हैं, मुझे लगता है कि वह एक बहुत खतरनाक सा कदम होगा। और फिर से एक बार सरकार के ऊपर जो इस तरह के आरोप अडानी और अंबानी वाले जो लग रहे थे, वह और ज्यादा गहरे होंगे। क्योंकि देखिए, पवन हंस में भी अब विनिवेश होगा, रेलवे स्टेशन पे भी अब विनिवेश होगा, और बहुत सारी ऐसे क्षेत्र खोल दिए हैं जिनमें अभी तक विनिवेश की कोई बात नहीं थी। तो जो विनिवेश को बढ़ावा देने, हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह विनिवेश का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे, और जिस तरह डॉक्टर, मुझे एक मिनट का समय और दीजिएगा, जिस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह विनिवेश का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश की जो बात हुई थी, वो एक अलग प्रकार की बात थी। वो विकास में पैसे की इन्वेस्टमेंट की बात थी। लेकिन जिस तरह से सरकारी क्षेत्र में जो विनिवेश की बात की जा रही है, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पर, पवन हंस पर, या और भी प्रकार के जो तेल क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, उनमें सार्वजनिक क्षेत्र की जो है, उसमें जो विनिवेश की बात की जा रही है वो थोड़ा सा खतरनाक है। क्योंकि उसमें दिक्कतें पैदा होंगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी इस सेंस में पड़ेगी कि लोगों की छटाई भी होने की उसमें उम्मीद ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह की जो स्थितियां बनी है,
तो बहुत ज्यादा उम्मीदों वाला बजट मैं नहीं कहूंगा इससे कि बहुत ज्यादा उम्मीदें बन रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने कोशिश की है। यह भी तय था कि घाटा बढ़ेगा और घाटे को लेकर के सरकार चिंता नहीं करेगी, यह भी अर्थशास्त्री कह रहे थे पहले से जो बातें हो रही थी उसमें। और इसी बीच एक अर्थशास्त्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया, अभिषेक मोदी जी। मोदी साहब बहुत स्वागत है। जी नमस्कार मैम। नमस्कार मोदी जी, क्या लगता है इस बजट से लंबे समय तक तेज विकास की जमीन को तैयार कर पाएगा ये बजट, जो आज देश का बजट, देश का आम बजट पेश हुआ है? बिल्कुल कर पाएगा मैम। दर्शक जानना चाहेंगे। जी मैम, एक्चुअली क्या है, ये बजट जो है जैसा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बोला जा रहा था वैसा है। मतलब उन्होंने जो इसकी नींव रखी है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दी है जिससे जो हमारी परेशानियां हैं वो दूर हो सके। मतलब मेरे देखते देखते मैं 10-12 सालों में ये पहला ऐसा बजट है जो एक आम आदमी तक जाता है। ठीक। तो मैम आप जैसे बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, सब बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन होगा। तो प्राइवेटाइजेशन होना जरूरी है। जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, जो सिक यूनिट है मेरी या मेरे पास में जो ऐसी यूनिट है जो मेरे को प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, उससे अगर मैं रेवेन्यू निकाल सकता हूँ उसको सेल आउट करके, तो उसमें बुराई क्या है? ठीक। अभी तक तो हम सिर्फ IDBI बैंक की बात कर रहे थे, आज उन्होंने 2 और कंपनियों के नाम लिए हैं। GIC का नाम लिया है और एक और नाम लिया है। मैं अभी एक्चुअली ड्राइव कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को मतलब बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज हो रहा है। जी जी। तो मैम जो ये सब चीजें हैं, ये कुछ ना ये पैदा करती है कि लॉस मेकिंग यूनिट को सरकार जो है प्राइवेटाइज करके उनको प्रॉफिट मेकिंग बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इससे बहुत सारी चीजें थी। एक आम आदमी के लिए उन्होंने जो टैक्स स्लैब्स और इन पे वो आना चाहिए था वो नहीं आया, जिसमें हमने एक हमारा वो दिया था उनको सजेशन कि जो आदमी 75 वर्ष से ज्यादा है वो क्यों टैक्स भर रहा है, अगर वो सरकार को ऑलरेडी आज तक आके और सब कुछ कर चुका है, उसका सब टैक्स पेड है, पेंशन मिल रही है, तो उसको टैक्स का बर्डन क्यों दिया जा रहा है? वो अननेसेसरी ऑफिसर में भटकता है और भटक के और बोलता है कि हमारा रिटर्न भर दो। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है कि उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी नहीं है। तो हमारा सजेशन माना गया है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी फाइन प्रिंट आएगा, उसके बाद हम बहुत सारी चीजों पर आपसे चर्चा कर पाएंगे। एक बार फाइन प्रिंट पढ़ लेंगे तो चीजें हैं, मतलब इस बजट में पिछले बजट जैसा नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपेक्षा के अनुसार है। जी जी। अग्निहोत्री जी आपसे सवाल करना चाहेंगे मोदी जी। मोदी जी, एक तो मेरा आपसे सवाल है, बल्कि अच्छी बात है कि सरकार ने यह मान लिया है कि एवरेज एज जो है भारतवर्ष में 75 साल और 75 साल से ऊपर हो गई है। पहला, आप ये क्या मानते हैं? दूसरा, जो करदाता जो है मिडिल क्लास के, उनके लिए इनकम टैक्स में किसी प्रकार की ATCC या दूसरे प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर एक्चुअली क्या है, देखिए 2 चीजें हैं। अगर वो इस बार छूट देते तो उनका जो डेफिसिट है वो और बढ़ जाता, और ये वैसे ही पेंडेमिक का टाइम था। अगर वो ऑलरेडी इसको इंक्रीज करते तो उनको घाटा करने के लिए कहीं ना कहीं दूसरी जगह से उनको एडजस्टमेंट करना पड़ता। इसलिए ना उन्होंने उसको बढ़ाया है ना उन्होंने घटाया है, उन्होंने उसको यथावत रखा है कि ये वाला समय निकल जाए, इसके बाद देखा जाएगा कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना। मतलब ये एक्सपेक्टेड था कि वो चेंज नहीं आए। लेकिन मोदी जी, जब 9.6 पर फिजिकल घाटा जा रहा है 3% के बजाय, तो थोड़ा घाटा और बढ़ जाता और मिडिल क्लास को थोड़ी राहत हो जाती है, ऐसा आप नहीं मानते? इसका जो अगर इसमें हम कुछ भी चेंज करते तो इसका मेजर इम्पैक्ट डेफिसिट पे आता। वो 9.6 है, उन्होंने 10 के नीचे रखी है डबल डिजिट के कारण, इसलिए उन्होंने इसको यथावत रखा है, अदरवाइज वो 10 से ऊपर हो जाता। लेकिन कानून में तो 3 से ऊपर नहीं हो सकता GDP का। नहीं, कानून में नहीं हो सकता, पर अभी जो कंडीशन चल रही है उस हिसाब से 9.6 है हमारा। और 75 साल का थोड़ा सा तो कुछ जवाब दे दीजिए कि क्या एवरेज है? सरकार ने मान लिया है कि भारतवर्ष में 75 और 75 से ऊपर हो गई है? सरकार ने 75 साल नहीं माना है, पर जिस हिसाब से ट्विटर और ये सब चीजें चल रही है। रोकना चाहूंगी आपको, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है और दर्शकों को बता देते हैं कि महंगाई, जैसे ही बजट आए और महंगाई की मार देखी है, जनता पर पड़ी महंगाई की एक और बार बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। फिर महंगा होगा पेट्रोल डीजल। बजट आया है और बजट आते ही
लगातार हमने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं, उनसे हमने सबसे पहले सवाल यही किया था कि भाई सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप तो ये बताइए कि शतक यहाँ पे पार कर गया पेट्रोल, और अब क्या? तो उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में कम किया जाएगा, और अब देखिए कम होने की जगह यहाँ पे बढ़ गया है। 2.5 रुपए प्रति लीटर यहाँ पे महंगा हो गया, 4 रुपए प्रति लीटर यहाँ पे कृषि सेस लगा दिया गया है, और कृषि सेस लगने की वजह से पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है, सेस लगा दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जनता पर एक और महंगाई की मार यहाँ पे पड़ गई है। 6 रुपए पेट्रोल पर और 2.5 रुपए प्रति लीटर लगाया गया है कृषि सेस, और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर लगाया गया है। तो कृषि सेस लगने की वजह से पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। तो क्यों ना सवाल फिर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शर्मा जी से ही कर लिया जाए। शर्मा जी, राहत दे रहे थे, राहत देते देते जले पे नमक भी छिड़क दिया। ये जले पर नमक नहीं है। कई बार जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसको कड़वी दवा भी खिलाना पड़ती है। निश्चित तौर पर पेट्रोल की कीमत कड़वी दवा निश्चित तौर पर पेट्रोल नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन देखिए कोरोना जैसी महामारी से हमारा देश निकला है। एक गड्ढा हमारे सामने था, अब या तो विकल्प ये है हम गड्ढे में गिर जाए या गड्ढे को उछलकर पार कर जाए, तो थोड़ा सा कष्ट तो होगा, लेकिन इस कष्ट के बाद जो राहत की बात है कि सरकार ने हर तबके का ख्याल रखा है। जो आपका जीडीपी का घाटा है वो आप 80,000 करोड़ की जरूरत उसको हम कैसे पूर्ण करेंगे, उसकी हमको पूर्ति करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है, आपके चैनल के माध्यम से विचार करेंगे। मोदी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम। जी मोदी जी, आप कह रहे थे बहुत अच्छा बजट है, हम सब यहाँ पे पैनल बड़ा खुश भी हो रहा था कि बजट बहुत अच्छा है। बजट आया और यहाँ पे भी नहीं कहा कि अच्छा बजट, ठीक है, यहाँ पे अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं कहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत की जो सांस है सभी ले रहे थे। अब बताइए कि जैसे ही बजट आया वैसे ही महंगाई की मार, मतलब पेट्रोल डीजल महंगा, तमाम चीजें महंगी, कैसे राहत? अभी तो पेट्रोल डीजल अगर ये महंगा हुआ है, एक्चुअली मैंने आपको अभी भी बताया कि मैं ऑफिस पहुंच रहा था, तो पेट्रोल डीजल जब बढ़ा है तो इसके कारण बहुत सारे मेजर इम्पैक्ट में और चीजें बढ़ेंगी और इससे इशू और बढ़ने वाले हैं। बजट मैम ओवरऑल उन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से दिया है कि बजट में ऐसा हो सकता है और ये सब चीजें होंगी। एक्सपेक्टेशन मोदी जी, लेकिन हो क्या रहा है, जो मिडिल क्लास फैमिली है वो ये जानना चाहती है कि हमारे लिए क्या है, क्योंकि बजट जब उसका बजट की ड्राफ्टिंग की जाती है, ड्राफ्टिंग के वक्त या तो फिर उद्योगपतियों का ख्याल रखा जाता है या बिल्कुल एकदम से वो जो निचला तबका है उसका ख्याल रखा जाता है, जो गरीबी रेखा में आता है। महंगाई के दम पर ही ये सरकार आई थी कि भाई अब नहीं, बहुत मार झेलनी पड़ेगी, अब महंगाई के अच्छे दिन आएंगे, अब पेट्रोल डीजल कम हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि ठीक है, बजट ऑलवेज लॉन्ग टर्म ही उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है, लेकिन उस ड्राफ्टिंग से आम इंसान, जो आम आदमी है, वो राहत महसूस नहीं कर पा रहा है। जी मैम, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। बजट का इम्पैक्ट पेट्रोल डीजल के कारण नहीं है। पेट्रोल डीजल तो गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू सोर्सेज बढ़ाने के लिए उस पर टैक्स इम्प्लीमेंट किया है, उसका बजट से कोई लेना देना नहीं है। वो तो गवर्नमेंट को अगर अपने टैक्सेशन वाले पोर्शन को कहीं ना कहीं सेट ऑफ करना है तो उन्हें पैसे चाहिए, वो पैसे उनके पास आएंगे कहाँ से? वो उन्हीं सब चीजों के लिए वो इस तरह से जो प्राइसिंग है या टैक्सेस है ये बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया मोदी जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। शर्मा जी, भाई अच्छे दिन आएंगे आएंगे आएंगे, दिख ही नहीं रहे, ना टॉर्च लेके दिख रहे हैं ना ही दिया लेके दिख रहे हैं। नहीं, किसने कहा कि अच्छे दिन नहीं दिख रहे हैं? देखिए, आप विकी भाई बता रहे थे कि इनकी सरकार जब थी तो 23 लाख करोड़ का बजट हुआ करता था, आज हम 75 लाख करोड़ का बजट यहाँ पेश कर रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था तो बड़ी है, हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, हम गगनयान की बात कर रहे हैं, हम नए स्कूलों की बात कर रहे हैं, हम सड़कों की बात कर रहे हैं, हम रेलवे की बात कर रहे हैं। आम आदमी को उसमें जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। हम 8 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दे रहे हैं, तो गरीब को गैस का घर में गैस का चूल्हा भी जल रहा है। कनेक्शन देने के बाद लोग दूसरा सिलेंडर ही रिफिल नहीं करवा पाते। शर्मा जी, रश्क मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। शर्मा जी, रेलवे सेक्शन पर जब आए तो निर्मला सीतारमण जी ने कतई इस बात का अनाउंसमेंट नहीं किया, जबकि इस देश की जनता को बहुत उम्मीद थी कि फुल फ्लैश ट्रेन शुरू होनी चलनी अब शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सब जगह से अब नई गाइडलाइन के तहत कोरोना की आपने बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटा लिए थे। तो अब फुल फ्लैश ट्रेन जो हैं जिस तरह से पहले चल रही थी उस तरह से चलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कोई अनाउंसमेंट जो है उसमें नहीं दिख रहा। सीनियर सिटीजन्स की इतनी बात की गई,
लेकिन रेलवे में जो सीनियर सिटीजन्स के लिए जो सब्सिडी थी वो सारी फिर से खुल जाएंगी, इस तरह का कोई अनाउंसमेंट रेलवे सेक्शन में देखने को नहीं मिला शर्मा जी। तो इसलिए बड़ा दुख लगा कि बहुत ज्यादा सोचा नहीं गया इस बारे में। नहीं जी शर्मा जी, मुझे ऐसा लगता है भाई साहब की बात पर ट्रेन कब चलेंगी इस बारे में निर्णय करेगा रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय निर्णय नहीं करेगा। दोनों बजट एक साथ पेश होते हैं भाई। बिल्कुल, ये बजट का विषय नहीं है ट्रेन कब चलना कब नहीं चलना, इंफ्रास्ट्रक्चर ये बजट का ही विषय है। मानिए मेरी बात, रेवेन्यू उसी से आती है। आपकी बिल्कुल सही बात है। टीका मुझे जो लग रहा है इस प्रकार से ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ है, कुछ जो विशेष गाड़ियां वो भी चलना शुरू हुई हैं, जैसे ही टीकाकरण का दूसरा दौर प्रारंभ होगा और हम निश्चिंत हो जाएंगे, अब कोविड का खतरा नहीं, कोविड का खतरा भी टला नहीं है। तो मुझे लगता है अगले 2-3 महीने में सिनेमा घर में टल गया, महंगाई का टीका सिर्फ स्विमिंग पूल में टल गया से आप लोगों ने लगा दिया है कि दवाई भी कड़ाई भी हमको पालन करना पड़ेगा। आप जनता उसको देख रही है, महंगाई का टीका इतना जोर से लगा है कि बिना कराहे जनता उसको सहने के लिए तैयार हो गई है। कब तक सर, थोड़ा बहुत तो रिबेट दीजिए, आम इंसान है। बिल्कुल रिबेट मिलेगा, थोड़ा सा। मैंने कहा ना कि स्वस्थ होने के लिए, अर्थव्यवस्था को स्वस्थ करने के लिए थोड़ी सी कमी बोली है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम अच्छे आएंगे। हम 5 लाख ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेंगे, जनता को राहत मिलेगी, रोजगार के अवसर होंगे, अधोसंरचना बढ़ेगी, अधोसंरचना बढ़ेगी, ग्रामीण क्षेत्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, शहरी क्षेत्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। लेकिन जो आम इंसान है ना सर, जो रोज कमाता है, रोज खाता है, वो इस चीज को नहीं समझ पाएगा। जिसकी आमदनी ही अगर एक दिन की 300 रुपए है और वो अगर 100 रुपए का पेट्रोल डलवा लेगा, तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए, 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल डलवा लेगा तो उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या होगी। इस पे भी थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहिए। पता नहीं कहां से कौन से गणित आ जाते हैं आप लोगों के पास भी। खोंगल जी, मैम सबसे बड़ी चुनौती जो आज देश के सामने है वो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की आमदनी और जो सरकार के चुनिंदा जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, सरकार के चहेते पूंजीपति हैं, उनकी आमदनी पे भी आप गौर करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा गैप नजर आएगा। कोरोना काल के आप लोगों की सरकार थी तब भी आप लोगों की समझिए कोरोना काल के अंदर जब सारी औद्योगिक गतिविधियां मंद थी, उस समय में सरकार के चुनिंदा उद्योगपतियों की इनकम में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना का इजाफा होता है और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 8.9 और शहरी क्षेत्र के अंदर 9.1% जो है बेरोजगारी दर चली जाती है। मतलब पिछले साल की अपेक्षा में डबल बेरोजगारी दर, मतलब 11 करोड़ युवाओं ने अपना रोजगार खोया है। एक तरफ 11 करोड़ युवा अपना रोजगार खो देते हैं, दूसरी तरफ 3 गुना, 4 गुना और 5 गुना तक के उद्योगपतियों का इजाफा हो जाता है। ये बात मैं बढ़ा रहा हूं। माननीय अग्निहोत्री जी ने जो बात की है विनिवेश को लेकर, मैं उस बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं यहां पर। और इससे समस्या ये हो रही है मैम कि अगर सारे देश की पूंजी जो है वो चंद हाथों तक जाके चली जाएगी तो जो रिवॉल्विंग मनी है, जिसकी नोटबंदी के समय में जो रिवॉल्विंग मनी, जो हमारी नसों का जो खून था अर्थव्यवस्था का, जिसको खींच लिया गया था नोटबंदी के दौरान, उसको दोबारा रीस्टार्ट होने में उतना ही समय लगेगा। और इसी प्रकार से आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, आज गृहिणियों की बात कीजिए, खाने का तेल 120 रुपए लीटर है। बड़ा झटका ही दिया है, जैसे बजट आया, बजट खत्म हुआ उसके बाद गैस सिलेंडर का दाम देख लीजिए, तमाम चीजें अब महंगी हो गई हैं और इसकी मार हमें चौतरफा देखने को मिलेगी। बहरहाल हमारे साथ तमाम जो पैनलिस्ट जुड़े हुए थे, शर्मा जी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, विक्की साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और अग्निहोत्री जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कोरोना काल में आज देश का आम बजट आया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरी मर्तबा बजट को पेश किया है। ये उनका तीसरा बजट है और इस बजट से आम लोग, कारोबारी जगत और तमाम लोगों ने काफी उम्मीदों को लगाए रखा था। उम्मीद की वजह पिछले साल 18 दिसंबर का उनका बयान भी काफी जो सुर्खियों में रहा था। उन्होंने कहा था कि इस बार जैसा बजट पिछले 100 सालों में नहीं आया होगा, और हुआ भी ठीक वैसे ही। जैसे ही बजट आया वैसे ही पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा भी हो गया। 29 जनवरी को संसद में पेश इकोनॉमिक सर्वे में इसके लिए कई संकेत दिए गए थे। संकेतों को हमने अभी देखा, चर्चा भी की, और नई व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए पीएफ, एलटीसी और डोनेशन पर टैक्स में छूट किस तरह से दी गई ये भी देखा। कुछ घोषणाओं और कोरोना का असर किस तरह से हमें देखने को मिलेगा ये हम आने वाले समय में देखेंगे। बहरहाल चर्चा में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत।